एक अच्छा सक्सेसफुल राइटर बनना एक बेहद मुश्किल काम होता है। और उससे भी ज्यादा टेढ़ी खीर है राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन हासिल करना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल राइटर्स, फेमस राइटर्स रहे, उनमें से ज्यादातर लोगों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब आदतें थीं। आप उन्हें क्वर्क्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए उनकी इस तरीके की आदतें थीं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ राइटर्स और इनकी उनकी अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताऊंगी, और जिनके बारे में सुनकर आपको शायद हंसी आए या फिर शायद इतनी हैरानी हो कि आप दांतों तले उंगली दबा लें, या फिर शायद कुछ शॉक्ड भी हो जाएं आप। और तो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, हाय गाइस, दिस इज राती हियर एंड यू आर वाचिंग राती अग्निहोत्री ऑफिशियल। सो विदाउट मच आडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेखक जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ वो हैं फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो। पुराने ज़माने के फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो, और जिनके काफ़ी सारे काम जो हैं अंग्रेज़ी में भी इनका अनुवाद हो चुका है। बहुत ही फेमस राइटर। विक्टर ह्यूगो के बारे में एक बात मशहूर है कि जब भी इन्हें कोई लेखन का कार्य पूरा करना होता था तो ये अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे, अपने आप को बाकायदा लॉक करके लिखते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना कपड़ों के विक्टर ह्यूगो अपने आप को कमरों में बंद करके लिखते थे, यानी कि न्यूड में लिखते थे। अब कमरे में बंद करके अपने आप को न्यूड में लिखते थे, ये बात सुन के आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आ रहे होंगे कि आखिर वो क्या करते थे, क्यों न्यूड में लिखते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने इमेजिनेशन के घोड़ों को दौड़ाना यहाँ बंद कर सकते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इसका फंडा दूसरा है। विक्टर ह्यूगो एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक और रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, एक बहुत ही संपन्न परिवार से थे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पैसे वाले थे, रईस थे, इसीलिए घूमना फिरना, सोशलाइज करना उनके शौक थे। तो वो इतने ज्यादा, जिसको कहते हैं सोशलाइजेशन से, पार्टियों में जाना, इन सब चीजों से वो इतने ज्यादा एडिक्टेड थे कि अपने आप को बाकायदा उन्हें रोकना पड़ता था ऐसी जगहों पे जाने के लिए, ताकि उनकी राइटिंग, उनका लेखन जो है वो सफर ना हो। तो इसी के लिए वो, ताकि उनको कि राइटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो तुरंत कहीं किसी पार्टी अटेंड करने के लिए भाग ना जाए, इसलिए वो बाकायदा अपने सारे कीमती कपड़े बाहर छोड़ अपने आप को बिना कपड़ों के कमरे में लॉक कर लेते थे, और साथ में सिर्फ एक वुलन शॉल रखते थे। एक वुलन शॉल ओढ़कर वो राइटिंग करते थे। और इतना एक्सट्रीम मेजर, जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ इसीलिए जाते थे क्योंकि वो इतने बड़े सोशलाइट थे, इतने एडिक्टेड थे बाहर जाने, घूमने फिरने के लिए, कि उनको लगता था कि अगर वो ड्रेसअप होके पूरी तरह से कपड़े पहन के लिखना शुरू करेंगे तो शायद उनका लेखन कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, वो फिर से कहीं ना कहीं पार्टी करने के लिए चले जाएंगे। दूसरे लेखक जिनकी मैं बात करने चाह रही हूँ वो है बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर, अमेरिकन इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आप में से बहुत से लोगों ने शायद अर्नेस्ट हेमिंग्वे की शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पढ़ी भी होंगी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है, उनकी ये आदत थी कि वो स्टैंडिंग डेस्क पर लिखते थे, यानी खड़े खड़े लिखते थे। अब ये बात हमें अजीब लग सकती है क्योंकि आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग जो है वो डेस्क पर बैठकर ही लिखते हैं, खड़े होकर लिखने की बात शायद कभी किसी ने सोची नहीं होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ अर्नेस्ट हेमिंग्वे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे फेमस मशहूर राइटर्स रह चुके हैं जो कि स्टैंडिंग डेस्क पर लिखते थे, यानी खड़े होकर लिखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि खड़े होने से जो है, खड़े होकर लिखने से जो क्रिएटिव फ्लो है, जो इमेजिनेशन है, जो भी राइटिंग इंस्पिरेशन है, वो ज्यादा आता है बजाय इसके कि बैठ के लिखने से। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक और भी आदत थी कि वो सुबह सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए लिखते थे। उन्होंने एक समय निर्धारित कर रखा था कि इसी समय में उन्हें लिखना है और इतना ही लिखना है, और इसको लेकर वो इतने ज्यादा पर्टिकुलर थे, इतने ज्यादा अनुशासित थे कि अगर उनका समय पूरा हो गया, वो समय सीमा, तो भले ही आधे सेंटेंस में भी हो तो वो आधा सेंटेंस छोड़ देंगे, उसे पूरा नहीं करेंगे और वही कलम रख देंगे, और फिर अगले दिन का इंतजार करेंगे कि अब अगले दिन मैं लिखूंगा। इसके पीछे उनका फंडा ये था, उनकी फिलॉसफी ये थी कि
व्यक्ति जब किसी काम को एक तय समय सीमा में करता है, एक स्केड्यूल बनाता है कि मुझे सिर्फ इसी टाइम में काम करना होता है, तो फिर वो उसके बारे में ज्यादा पैशनेट होता है, क्योंकि वो सारे दिन फिर उस काम को मिस करता है, फिर अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन अगर वो सारा टाइम उसी काम के लिए खाली छोड़ देता है तो फिर वो पैशन, वो जज्बा नहीं रह जाता। तो ये थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तीसरे राइटर जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूं वो हैं बहुत ही फेमस राइटर डैन ब्राउन, आजकल के समय के डैन ब्राउन, जिन्होंने डा विंची कोड भी लिखा था। डैन ब्राउन की आदतें मुझे सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी, और सबसे पहली बात तो ये कि डैन ब्राउन जो है वो अपने आप को उल्टा लटका के लिखते हैं। अब पता नहीं वो अपने आप को उल्टा कैसे लटकाते थे, इसकी टेक्निकलिटीज तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फैक्चुअली ये बात सही है और मैंने बहुत जगह पढ़ी है कि डैन ब्राउन अपने आप को उल्टा लटका के, यानी इन्वर्टेड पोजीशन में, ही यूज्ड टू राइट अपसाइड डाउन, और शायद सस्पेंशन बूट्स के जरिए या किसी चीज के जरिए वो ऐसा करते थे। लेकिन उनका मानना था कि जब भी उन्हें राइटर्स ब्लॉक होता है तो इस प्रकार से इन्वर्टेड पोजीशन में होके अपसाइड डाउन अपने आप को लटका के लिखने से उनका राइटर्स ब्लॉक ठीक हो जाता है, और जो शब्द है जो नहीं आ रहे दिमाग में, जहन में, जो आइडियाज, वो आने लगते हैं। तो आई थिंक ये अपने आप को उल्टा लटका के लिखना तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, और हमें समझ भी नहीं आएगा कि ये ऐसा हम कर कैसे सकते हैं। लेकिन इनके बारे में एक और भी बहुत मजेदार इनका एक क्वर्क है, और वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी राइटिंग डेस्क पर, लिखने वाली मेज पर, डैन ब्राउन हमेशा एक आर ग्लास रखते थे। आर ग्लास जिसे हम पुराने जमाने की घड़ी कह सकते हैं, जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग वो आर ग्लास में से ही वक्त देखते थे, टाइम का पता लगाते थे। तो आर ग्लास रखते थे, और जब आर ग्लास दिखा देता था कि 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो हर घंटे में डैन ब्राउन अपनी राइटिंग से ब्रेक लेने के लिए अपनी डेस्क के पास ही फिर तरह तरह की एक्सरसाइजेस करते थे, पुशअप्स, प्लैंक्स, ये सब जो एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस होती हैं, हर 1 घंटे में ब्रेक लेके करते थे। तो ये चीज तो मुझे बहुत ही मजेदार, अनोखी, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग लगी कि किस तरीके से वो अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग भी बना रहे हैं डैन ब्राउन, और साथ ही फिटनेस भी हो रही है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी कैन ऑल्सो ट्राई आउट। चौथी राइटर जिनकी मैं बात करूंगी, जिनकी अजीबोगरीब आदतों के बारे में आपको बताऊंगी, वो है बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट माया एंजेलो जो थी। माया एंजेलो कभी भी अपने घर में नहीं लिखती थी, यानी जिस किसी भी शहर में वो रहती थी, वहां एक होटल रूम उनका हमेशा किराए पे रहता था, एक होटल रूम किराए पर लेकर लिखती थी। और होटल रूम में जाने से पहले वहां की स्टाफ को हिदायतें दे देती थी कि दीवार पर अगर कोई चित्र टंगा हो या कोई तस्वीरें हो तो वो सब हटा ली जाए, यानी ब्लैंक वॉल्स पसंद थी उन्हें लिखने के समय। और उस होटल रूम में सोती नहीं थी कभी, सिर्फ सुबह जाती थी, कुछ घंटों के लिए लिखती थी और वापस आ जाती थी। इसलिए वहां के स्टाफ को उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था कि उनका बेड कभी ना बदला जाए। आखिरी राइटर, 5वें राइटर जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ और उनके राइटिंग वर्क्स के बारे में, वो है पुराने जमाने के बहुत फेमस जर्मन पोइट और प्ले राइट शिलर। शिलर का एक बहुत ही अजीब शौक था, और वो ये था कि वो जब लिखते थे तो उनकी जो लिखने वाली मेज थी उसकी ड्रॉर में वो सेब रखते थे, लेकिन ताजे सेब नहीं बल्कि सड़े हुए सेब, रॉटन एप्पल्स रखते थे वो अपनी डेस्क की ड्रॉर में। और जो स्मेल, जो महक आपके लिए, मेरे लिए एक फाउल स्मेल होगी, जिसे कहते हैं बदबू होगी, वो शिलर को क्रिएटिवली इंस्पायर करती थी। रॉटन एप्पल्स की, सड़े हुए सेबों की स्मेल जो है वो उनको इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली स्टिमुलेट करती थी, ऐसा उनका मानना था। तो जब कभी भी लिखते लिखते उनके दिमाग में, जहन में कोई शब्द नहीं आता था तो वो अपनी ड्रॉर में झांक के रॉटन एप्पल्स को सूंघ लेते थे, उनकी स्मेल को आत्मसात कर लेते थे और फिर वो क्रिएटिवली इंस्पायर हो जाते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।